की सेना को उन्होंने पीछे करके चाइना ने उसे अपना टेस्ट लैब बना लिया। अरे ये जंग लड़ी किसने? पाकिस्तान की सेना ने या फिर चाइना की तरफ से जंग लड़ी गई? अब तो यही कंफ्यूजन हो गया है बड़ा। देखिए, चाइना वाले चाइना में है, वो किसी जंग में नहीं लड़ते, आपने देखा है। अरे वो कह रहे अभी हैं कि ईरान जब के ये साथ जंग भी चल रही उन्होंने थी तो बड़ा, ग्राउंड पर मौजूद थे, रियल टाइम टेस्टिंग चल रही थी सर। देखिए आपको पता है चाइना किसी जंग में नहीं घुसता। ईरान के साथ हम समझते थे कि शायद चाइना आ जाएगा, उसका पेट्रोल बंद हो जाएगा तो चाइना आ जाएगा। वेनेजुएला का पेट्रोल वहां से उसको मिलना बंद हो गया तो चाइना आ जाएगा। लेकिन चाइना ने तो ईरान को भी छोड़ दिया। तो देखिए, हम चाइना वाइना पे भरोसा नहीं करते। वैसे भी कहते हैं कि चाइना का माल ऐसा होता है चले तो शाम तक, ठीक है ना, वरना एक लम्हे में खत्म हो जाता है। तो हम चाइना के माल पे भरोसा नहीं करते, हम अपने दिल पे और अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कर्नल साहब मतलब को आप पता मान है, रहे, दोनों देखिए यहाँ हुआ बैठे हुए ये, हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी वही हुआ। आपने डिपेंडेंसी उन पर बनाई, आपने सोचा कि भाई चाइना आपको बैकअप सपोर्ट देगा, हिंदुस्तान के साथ में जंग लड़ लेंगे, लेकिन ना खुद की साख बचा पाए ना चाइना की बच पाई। देखिए, आज पाकिस्तान के साथ दुनिया म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए लाइन लगाए खड़ी है। अरे सर, आप आप देखिए, ऐसे वो नहीं है, आपको डाकिया बना रहे हैं, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं है। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये टर्की, अजरबैजान, आप जानती हैं, ठीक है, इन सब जगहों पे जाके हमने लड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको उनको हमारी वैल्यू का आइडिया है और पूरी दुनिया को आइडिया है कि हम ऐसे आसानी से नहीं। आप बात करते हैं बांग्लादेश वाले 1971 की, जहां दो भाइयों की जंग में आप लोग बीच में घुसे, दो भाइयों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था या कोई उसका मसला, उसको आपने बढ़ावा दिया और उसको वहां पे आपने एक छोटी सी जो है ना वो कामयाबी हासिल कर ली। उसको अभी तक आप जो है ना वो सर पीटते रहते हैं, जबकि वो एक पॉलिटिकल रिजल्ट था। आए ना आप सिंदूर 2 करें ना। अभी जैसे सिंदूर 1 शुरू हुआ, हमने पहला फायर किया तो आपकी कर्नल सूफिया जो स्क्रीन के ऊपर बैठी हुई थी, वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन। फिर आप बात करते हैं कि जनाब अच्छा पाकिस्तान ने मेजर बैक शेख किया नदीम जी, और अगर आप तो ऑपरेशन फौरन। सिंदूर 2 हो गया, मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर 2 हो गया, तो वो आप किसके दम पर ये जंग लड़ेंगे? अपने सैनिकों को उतारेंगे या फिर वही है जिस पर आप भरोसा नहीं करें, चीन पर? देखिए, आप बहन हैं, हम अपने ही दम पे लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप ठीक बेफिक्र है। रहें, इंशाल्लाह ताला जो अच्छा है ना अकेले। अच्छा ठीक है, मैं सोढ़ी सर आप बताइएगा। अभी इन्होंने चूंकि 1971 का जिक्र कर दिया, ये कहते हैं कि भाई दो भाइयों की लड़ाई है, दो भाइयों की लड़ाई, वहां पे घर बचा नहीं पाए, बलूचिस्तान में घर बच नहीं पा रहा, केपीके में घर बच नहीं पा रहा, हम देख रहे हैं पीओके में घर बच नहीं पा रहा, तो बच कहां पा रहा है? और किस चीज की ये शाबाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उसके बाद से पूरी दुनिया में एक बड़ी वाहवाही। सर जरा स्थिति बताइएगा, आप फैक्ट्स के साथ में चीजों को रखते हैं, जरा बताइएगा सर। नैना जी, मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी कहे कि 1971 की शिकस्त तो छोटी सी बात थी, जब उनका देश दो भागों में टूट गया, और उसको अगर वो छोटी सी बात कहें तो मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है। देखिए नैना जी, हमें इतिहास में जाना होगा। जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे 1947 से पहले, तो जब ब्रिटिशर्स ने फैसला किया भारत पाकिस्तान के बंटवारे को, तो पाकिस्तान के आज के जो 4 सूबे हैं, उसमें से 3 सूबे तो पाकिस्तान में विलय होना ही नहीं चाहते थे, वो भारत में रहना चाहते थे। और एक जो सूबा था पंजाब का, जो पाकिस्तान सूबा है, उसमें सिर्फ 8% मुसलमान ही पाकिस्तान का नया देश चाहते थे। यानी कि 92% मुसलमान पाकिस्तान में जो हैं, वो कभी भारत से अलग होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी और ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, वो एक लंबी कहानी अपने आप में है, तो ब्रिटिशर्स ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। बंटवारे से पहले 4 अगस्त को दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और खान ऑफ कलत थे, जिसमें यह फैसला हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा। और जिसकी वजह से ये जिन्ना ने भी एग्री किया, और एक हफ्ते बाद 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर की। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन भारत आजाद हुआ। जी जी ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना का आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आप बात पूरी कीजिएगा। रिस्पॉन्ड करना है, इसका गलत बयानी हो रही है, मैंने रिस्पॉन्ड करना है इसका। अच्छा बोलिए बोलिए फिर। जी जी नैना जी, 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ।
2 दिन पहले 9 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, जो पाकिस्तानी सेना के थे और वो मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल डॉक्टर थे, 9 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कर्नल इलाही बख्श को कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने पाकिस्तान बनाया। जो उन्होंने मरने के 2 दिन पहले कहा वो उनकी बात बिल्कुल सही और सटीक थी। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। जी फिर सज्जाद, आपकी शायद किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बात पूरी कीजिएगा सर। जी फिर मैं नैना जी इसी साल 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले साल जब भारत और पाकिस्तान का मुठभेड़ हो रही थी, सैनिक मुठभेड़, उसमें भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जान से मारने वाला था और शहबाज शरीफ रोता हुआ मेरे पास आया था या फोन किया था और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जमीन के नीचे बंकर में छुपे हुए थे। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है, जो आज पाकिस्तान का टूट मित्र है, तो हमें इस बात से ही अपने आप में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जी सज्जाद, देखिए बात यह है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ सर का, क्योंकि इनके जो सर पे पग है ना, वो बाबा गुरु नानक के हम बहुत एहतराम उनका करते हैं, क्योंकि उनके सूफिया कराम के साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, इंतहाई गलत किताबचा पढ़ के इन्होंने अपने देशवासियों को मिसगाइड किया है, इन्होंने डिट्रैक्ट करने की कोशिश की है। जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कभी था ही नहीं। बलूचिस्तान कब था मुझे आप ये बताएं। आप बलूचिस्तान की 3 स्टेट्स का नाम मुझे बता दें। अगर आप आर्मी में सर्व कर चुके हैं तो मुझे 3 स्टेट्स का नाम आप बताएं। मेरे भाई, बलूचिस्तान बनाने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान खुद है जिसने ये बलूचिस्तान बनाया है। वहां पे उस वक्त 4 स्टेट्स थी। एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था, एक वहां पे खारान था, एक वहां पे मकरान था, एक वहां पे बेला था। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स थी जिन स्टेट्स को इकट्ठा करके पाकिस्तान बलूचिस्तान बनाया गया। पहले तो आप जो है जरा तारीख का सही जायजा लें। ये पता नहीं आपने कौन सी झंडू कहानी और पता नहीं कौन सा जो है indian.com.झूठ.pk पढ़कर आप यहाँ पे आए हैं। आपको तो बलूचिस्तान का पता ही नहीं है। मैं बलूचिस्तान से हूं, तो मुझसे आप पूछें कि बलूचिस्तान की क्या हिस्ट्री है। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान से पाकिस्तान बनने से बहुत कबल ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक कमिटमेंट उनकी हो चुकी थी और खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आया, दीदार उनका हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमने इलाह करना है, जबकि बेला स्टेट और दीगर स्टेट पहले ही पाकिस्तान के साथ इलाह कर चुकी थी। आपकी ये जो झूठी झंडू कहानी है, ये इसको किसी और को जाके सुनाना जिसको पता नहीं होगा। और हो गया सज्जाद, आपकी झंडू कहानी सुनिए आपकी झंडू कहानी को अभी एक्सपोज करते हैं। आप बार आप कहते हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं मिसफैक्ट्स हैं। आपको पता है कि आखिर किस तरह से जब बलूचिस्तान की बात हो रही थी, जिसे प्रीस्ती स्टेट्स कहा जाता था पहले इस पूरे क्षेत्र को, और जब वो तो पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहते थे, किस तरह से जबरदस्ती दबाव बनाकर आपने उस पर कब्जा किया। ठीक वैसे ही जो आप जम्मू कश्मीर के साथ में करना चाहते थे, लेकिन वो आपके साथ हुआ नहीं, तो वो आपका एक तरह से नासूर बन चुका है वो मर्ज। आलोक साहे जी कुछ कह रहे। नाना जी, मैं सज्जाद साहब को बताना चाहता हूं कि उन्हीं का उदाहरण दूंगा। वो बता रहे हैं जो खान साहब थे कलात के, आप पढ़िए। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? आप कम से कम विकिपीडिया पढ़िए, आप गूगल पढ़ लीजिए। सर वो आता नहीं होगा वहां जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, वेबसाइट के थ्रू इन्होंने अपना डेटा निकाला होगा पाकिस्तान की। जी, जब ये देश आजाद हो रहा था तो 1947 में खान साहब ने अब कलात को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, न पाकिस्तान में न इंडिया में। और ये 48 में जाकर के आप जो बता रहे हैं ना कि उनको ख्वाब आया, सपने में आए कि तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, तो उन्होंने मिल लिया। वो भाई साहब 48 में आपने जबरदस्ती उसको लिया। शमशान घाट की तैयारी करें, आपकी चिता जलनी और आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। एक टांग आपकी कब्र में है, आप कैमरे के सामने आकर। सज्जाद बुखारी, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। सज्जाद बुखारी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको सज्जाद जी करके बोलती हूँ। आप अगर जिन कब्रों की बात करते हैं, तो एक बार जाके उन कब्रों को जरा टटोलिएगा जिसमें आतंकियों को दफनाया हुआ है और उनकी मौत पर आंसू बहाते हैं आप उन बलूचिस्तानियों की बात करते हैं जिनको आपने कब्र के अंदर गाड़ कर रखा है। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मैं आपको बतौर पत्रकार यहाँ पे शामिल करती हूँ और आप मुझे हमेशा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं ना, जरा किस तरह से एंकर को बात करनी है और किस तरह से प्रेजेंट करना है, जरा सीख कर आइए आप।
डेकोरम जरा सीख कर आइएगा प्लीज। नैना जी देखिए, मैं सलीके दर्शकों शब्दों को का ये इस्तेमाल बताना कीजिए ना, आप तो वैसे बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को निकालने की कोशिश करते हैं। आप बार बार जिस कब्रिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान को आपने कब्रिस्तान बनाकर रखा है जनाब, जबरदस्ती फोर्स वहां पर आपने उसको अपने कब्जे में लेकर रखा है। खुद वहां के लोग कहते हैं 227 दिनों तक था ना वो आजाद, था ना आजाद, आपने किस दम पे उस पर जबरदस्ती कब्जा किया साहे सर? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ सजाद साहब, ये बेसिकली कम से कम सजाद जी, ये बेसिकली ना मेजर नदीम साहब इनके संस्कार दिखाते हैं कि इन्होंने क्या सीखा है और किस रूप में देखते हैं। पाकिस्तान की सेना तो इनकी नजर में कुछ है नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सेना का रुतबा सबसे ऊपर है। सज्जाद बुखारी, आलोक साहे सर। सज्जाद साहब, जब तक आप मदरसे की तालीम पर भरोसा रखेंगे ना, तो ऐसे ही लहजे, ऐसे ही भाषा सीखेंगे और ऐसे ही बेचैनी होगी आपकी डिबेट्स में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कम से कम मेजर नदीम साहब से ही सीखिए कैसे डिस्कशन किया जाता है, कैसे भाषाओं की मर्यादा रखी जाती है। एटलीस्ट इस मामले में आई रिस्पेक्ट मेजर नदीम कि एक लिटरेट आदमी के जैसा वो बात करते हैं और अपनी अपनी जो भी बात है वो अपनी बात रखते हैं, और हम उनकी बात को अगर काटना चाहते हैं तो काटते हैं। तो क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये तालीम की बात होती है। ओके सजाद साहब, तो थोड़ा सा एहतराम बरतें। और ये देखिए, आप देखिए, आप बताएंगे कि फलाना किताब, आम जनता को मैं बताना चाहता हूं कि गूगल पे जाए, देख ले कि कलात ने अपने आप को 1947 में आजाद घोषित किया था कि नहीं किया था। सबको मालूम है, अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, कोई इसमें किताब में देखने की जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप दूसरी बात, मैं अब नदीम साहब को बताऊंगा। अरे साहब, आप जरा गूगल पे टाइप कर लें, फिर आके बात कर लेंगे। मैं थोड़ा नदीम साहब से बात करता हूं, क्योंकि आपसे बात करना बेकार है। आप देखिए सज्जाद साहब, आप जब तक कि प्रूफ के साथ नहीं बात करेंगे ना, आपसे बहस नहीं करना चाहे मुझे, क्योंकि आप प्रूफ है ही नहीं आपके पास। आप देखिए, अगर भारत जब बात करता है, हमारे जब लेफ्टिनेंट जनरल ब्रीफिंग देते हैं, तो वो वीडियो लेके आते हैं टीवी पे, वो पिक्चर्स लेके आते हैं सैटेलाइट्स के, ये देखिए हमने ये मारे, हमने यहाँ ये बेस तबाह किया, ये देखिए पिक्चर हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ मारे। आप में अगर देखिए, आपके अगर ऐसी है बातें हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, आप भी आइए ना, प्रूफ के साथ आइए, आपकी बात हम मानेंगे। और मेजर नदीम साहब, आई एम रियली थैंक यू कि आप कम से कम एक शरीफ आदमी जैसा डिस्कशन करते हैं, मे बी बिकॉज इज अ फौजी अपब्रिंगिंग। हाँ नदीम साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब तक आप लोग पढ़े लिखे लोग, मैं जानता है पाकिस्तान का भविष्य तभी अच्छा होगा जब कम से कम पढ़े लिखे लोग, जो खामियां हैं वहां पे, जिस कारण से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, उन खामियों को अगर आप लेकर के आगे बढ़िए, अपने देश को मजबूत कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप सज्जाद भी इतने बुरे नहीं है। सज्जाद भी कभी कभी जब मिसफैक्ट उनके पास में मिसफैक्ट का जब पुलिंदा लेकर आते हैं, तो चीख कर चिल्ला कर उनको लगता है कि मैं ये बात बोलूंगा सच हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी शब्दों की मर्यादा। सज्जाद जी, कोई नहीं, आप क्रैश कोर्स कर लीजिए भारत से, आपको फ्री क्रैश कोर्स करवा देंगे विदाउट कोई फीस चार्ज किए। वो बड़ा अच्छा क्रैश कोर्स होगा, आपको बाकायदा ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार, जिस तरह से अभी लगातार हम, मुझे लग रहा है चाइना से इधर उधर हो गए, मैं लेकिन मलिक साहब आपका एक बार रुख करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं सज्जाद जी, अगर नदीम सर की बात करूँ तो मेजर शेख नदीम जी ने अभी कई बड़ी बातें कही थी। पिछले जो युद्ध रहे, या फिर जो तमाम चाइना के साथ में उसके कोलैबोरेशंस रहे, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के साथ में चाइना की जो बड़ी भूमिका रही, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ में कई टेस्ट हो गए, कई फ्लोर टेस्ट तक हो गए एक तरह से, कि किस तरह से पाकिस्तान उसकी टेस्टिंग लैब है, और जो चीन का जो एक तरह से उनको टेस्ट करना था वो भी फेल हो गया हिंदुस्तान के सामने आने के बाद। नैना जी, इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। देखिए चीन क्या करता है, चीन, नदीम साहब बिल्कुल सही बोले थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। चीन कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, अनलेस 62 में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से 67 में नाथुला के नॉर्थ में जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें चाइना की क्या हालत हुई है, ये हम सबको मेरे ख्याल से हम तो जानते हैं, मिलिट्री के आदमी, मेरे ख्याल से मैं समझता हूं मेरे पाकिस्तानी मेहमान देख सकते हैं इसको। मैं चलो उस पर ना आता हूं, छोटे ऑपरेशन की बात नहीं करता हूं, मैं बड़ी बात पे इसलिए आता हूं। चीन को चाहिए होता है बाजार, मार्केट,
चीन के अभी जैसे कि हमारे मेजर साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि चला तो शाम तक। तो इसी बात को मैं लेते हुए ये कह सकता हूं कि रिलायबिलिटी फैक्टर आता है। चाइना के प्रोडक्ट चाहे आप डेली यूज में ले लीजिए, हथियार लीजिए, वेपन लीजिए, उनका रिलायबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वेश्चनेबल है। जैसे कि HQ9 को जब नष्ट किया गया, उसके बाद पाकिस्तान पूरा ब्लाइंड हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरे देश के ओरिजिन का कोई भी बैकअप एडी में नहीं रहा। जब नहीं रहा और वो नष्ट हो गया, तो पाकिस्तान को वहां से एक तरह से डैमेज होना शुरू हुआ। और जब 300 किलोमीटर दूर, यानी अवैक्स, उनके यहां अवैक्स में कुछ और बोला जाता है, अवैक्स को भी 300 किलोमीटर दूर मारा गया, उसके बाद पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि यह बात बहुत डीप बढ़ चुकी है। उसके बाद से DGMO का एक्टिवेट, क्योंकि पाकिस्तान से कॉल गई अमेरिका से भारत भी कॉल आई होगी, लेकिन उनको कहा गया कि आप डायरेक्ट एंगेज कीजिए, क्योंकि भारत ने यह मैसेज किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द मीडिएशन ऑफ एनी थर्ड कंट्री और थर्ड पर्सनैलिटी ऑल्सो। देन ये डायलॉग जो DGMO है, ये एक्टिवेट हुआ, चैनल ये खुला, और उसके बाद DGMO ने भी देखा जाए चौथी कॉल में इसको लिया। चलिए, मैं कहता हूं ऑपरेशन में दोनों तरफ डैमेज होता है। मिलिट्री ऑप्शन की फितरत है, उसका इंग्रेडिएंट पार्ट है कि एसेट्स का डैमेज होना, मैन पावर का डैमेज होना। लेकिन क्या मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूं, वो जो तीसरा एंगल में बताया था, भारत के लिए जो टेक ओवर रहा, और हमने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया कि हमारी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।